पिछली वीडियो में हमने लेखांकन के कार्य और पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाकरण के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी नई वीडियो है उसमें हम लेखांकन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? लेखांकन के जो हमारे प्रकार हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जो आज का युग है उसके अंदर जो लेखांकन का कार्य है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण क्या क्या है, लेखांकन के विभिन्न प्रकार बना दिए हैं। क्या बना दिए गए हैं? विभिन्न प्रकार बना दिए गए हैं। तो वो टाइप्स ऑफ प्रकार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर लेखांकन किया जाता है, आज हम उन्हीं के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लेखांकन की बेटा जो विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं आज उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला बेटा लेखांकन का प्रकार है वो है वित्तीय लेखांकन। कौन सा बेटा? वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा हम प्लस वन और प्लस टू में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, वित्तीय लेखांकन के बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई है प्लस वन और प्लस टू की पुस्तकों के अंतर्गत। लेखांकन की इस जो वित्तीय लेखांकन है इसका उद्देश्य क्या है बेटा? जो व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों का, जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं उन लेन देनों का नियम अनुसार क्या करना बेटा? लेखा करना। क्या करना? नियम अनुसार लेखा करना। हमने उनसे लाभ हानि खाता बनाते हैं, बनाकर लेखांकन अवधि के लाभ हानि की जो लेखांकन की जो अवधि है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है आमतौर पर वो 1 साल का होता है। और हमारे भारत के अंदर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। विदेशों के अंदर कई जगह ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का भी होता है। तो जो लेखांकन की जो अवधि है उस लेखांकन अवधि के आधार पर हम लाभ और हानि ज्ञात करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है वो ज्ञात करते हैं। फिर हम व्यवसाय की जो बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। और हम वित्तीय स्थिति, बैलेंस शीट बनाकर वित्तीय स्थिति की हम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे फर्म की कितनी नेट एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी कैपिटल कितनी है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये किसका कार्य है? वित्तीय लेखांकन। किसका कार्य है बेटा? लेखांकन की जो यह शाखा है प्रबंधकों एवं व्यवसाय में हित रखने वाले अन्य पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करती है। इनके द्वारा क्या करती है? वांछित सूचनाएं प्रदान करती है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है प्लस वन और प्लस टू की पुस्तकों में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको जानकारी दी गई, किस प्रकार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कार्य करते हैं वही आपको गाइड है। इसके अंदर क्या आता है? मैं जो जितने भी व्यवसायिक लेन देन होते हैं व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना, लेखा करने के पश्चात उनके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। क्या बनाना? बैलेंस शीट बनाना। और उनके आधार पर जो हमारे विभिन्न सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को विभिन्न पक्षकारों तक प्रेषित करने का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत किया जाता है बेटा? वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ही किया जाता है। सेकेंड इसकी जो टाइप्स है वो क्या है हमारा? लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। जो बेटा देखो कॉस्ट लागत किसकी आती है? जो व्यवसाय के अंदर हम जब जो माल का उत्पादन करते हैं तो माल का उत्पादन करने के दौरान हमारी जो माल के ऊपर जो लागत लगती है उसका हम लेखा जोखा करते हैं। उसका हम क्या करते हैं? लागतों का लेखा जोखा करते हैं। और उसके आधार पर हम उस माल की कुल लागत और प्रति इकाई लागत का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो कुल लागत और प्रति इकाई लागत का निर्धारण करने के लिए हम कौन सी अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग का करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का हम प्रयोग करते हैं। और इसके आधार पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के आधार पर हम लागत का पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि हमने इस कार्य को करने के अंदर हमारी इतनी लागत आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं बेटा, एक किसान जब खेतों के अंदर जब कार्य करता है बेटा, तो कार्य करने के दौरान जब वो किसी फसल का बार बार उत्पादन करता है तो उसे ये अंदाजा लग जाता है कि इस फसल का उत्पादन करने के अंदर हमारी इतनी लागत आएगी। ठीक उसी प्रकार लागत लेखांकन है
वो कार्य करती है, वो हमें बताती है। हम जब जितने भी किसी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो हमें उसके अंदर जितनी भी वस्तु का निर्माण करने की जितनी लागत आती है उस लागत का हम लेखांकन करते रहते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते रहते हैं। तो उसके द्वारा हमें क्या पता चलती है कि इस वस्तु की कुल लागत कितनी है और एक इकाई को और हम एक इकाई को बनाने में लागत कितनी लगी है, उसकी जानकारी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं बेटा, प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी बेटा प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्रमुख है उद्देश्य क्या है बेटा, जो लेखांकन सूचनाएं हैं उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना ताकि वो जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, प्रबंध को उसके बारे में क्या कर सके, योजना बना सके, प्लानिंग कर सके और पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर क्या कर सके बेटा, कंट्रोल कर सके। ये किसके अंतर्गत आता है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है बेटा, प्रबंध को किसी व्यवसाय की क्रियाओं की जितनी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होनी है उनके क्रियाओं के लिए योजना बनाने में और नियंत्रण करने में क्या मिलती है बेटा, सहायता मिलती है। प्रबंधकीय निर्णय के लिए लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखाकार विभिन्न तकनीकों विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसकी अवधारणाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। इनके आधार इसके अंतर्गत क्या है बेटा, अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, अनुपात विश्लेषण, इसके अंतर्गत क्या है, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल करने के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत क्या कार्य आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो सारे कार्य किए जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत किए जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत किए जाते हैं। इन सब के द्वारा जब वैसे एनालिसिस करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बजट कंट्रोल कर नियंत्रण करते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इनके आधार पर क्या है, जो प्रबंध है वो उचित निर्णय ले सकती है। विभिन्न व्यवसाय के अंदर किस प्रकार की क्रिया को किस प्रकार से करना है, प्लानिंग कर सकती है और पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर क्या कर सकती है बेटा, कंट्रोल कर सकती है। तो ये हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती, कौन से लेखांकन के द्वारा प्राप्त होती है, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा क्या होती है बेटा, हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारी टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। नेक्स्ट हमारी क्या है बेटा, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग बेटा, सरकार का कार्य क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जितने भी फर्में होती हैं, कंपनी फर्म होती हैं, उन कंपनियों के ऊपर, फर्मों के ऊपर क्या करती है, टैक्स लगाने का कार्य कौन करती है, सरकार करती है। तो यह कर लेखांकन क्या है, लेखांकन की वह शाखा जो कर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, कर का निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है, कर लेखांकन प्रणाली कहलाती है। इस लेखांकन के आधार पर हम बेटा आयकर, इनकम टैक्स और जीएसटी आदि का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, उनकी गणना की जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी, इन दोनों की क्या करते हैं, इनकी गणना की जाती है। टैक्स काउंटिंग के द्वारा क्या कहते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी की क्या की जाती है बेटा, गणना की जाती है। नेक्स्ट है अपना जो लास्ट टाइप है वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। क्या है हमारा, सामाजिक दायित्व लेखांकन।
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। समाज के द्वारा बेटा व्यवसाय को ऐसी सुव्यवस्थित संरचना और सुविधाएं प्रदान की जाती है बेटा, समाज ही है जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए क्या होता है बेटा, महत्वपूर्ण होता है। अतः व्यवसाय का भी जो बिजनेस है बेटा, उस बिजनेस का भी समाज के प्रति क्या करता है, कुछ न कुछ दायित्व जरूर बनता है। तो व्यवसाय द्वारा समाज को जो सेवाएं प्रदान की जाती है, उन सेवाओं की रिपोर्ट की मांग है वो आजकल बढ़ती ही जा रही है। तो सामाजिक दायित्व लेखांकन वह प्रक्रिया है जो व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति की गई सेवाओं की क्या करती है, पहचान करती है। व्यवसाय की समाज के प्रति जो सेवाएं प्रदान की गई हैं उनकी क्या करती है बेटा, पहचान करती है, उन्हें मापती है और उनके विषय में क्या करती है बेटा, सूचना प्रदान करती है। व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की गई सेवाओं में निम्न कौन कौन, व्यवसाय समाज को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है बेटा, लोगों को रोजगार देना सबसे बड़ा व्यवसाय का क्या दायित्व है बेटा, जो उस समाज के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को क्या करना बेटा, रोजगार प्रदान करना। और जो पब्लिक प्रोग्राम के लिए वित्तीय और श्रम संसाधन प्रदान करना, क्या करना, पब्लिक जो प्रोग्राम है उनके लिए वित्तीय और श्रम संसाधन प्रदान करना। वातावरण को स्वच्छ रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वातावरण को स्वच्छ रखना, उसमें स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करना, उत्पाद की सुरक्षा करना, और क्या है बेटा, टिकाऊ उत्पाद बनाना। क्या करना, टिकाऊ उत्पाद, ऐसा उत्पाद तैयार करना जिसका उपभोक्ता क्या कर सके, लंबे समय तक कंटिन्यूस उसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। और सबसे मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो होती है बेटा, लोगों की, ग्राहकों की क्या करना, संतुष्टि करना। ग्राहक की संतुष्टि कब होती है, जब जो फर्म है वो लोगों को ऐसा प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार करके देती है जो उनके लिए अधिकतम संतुष्टि प्रदान, उनके विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है और उन्हें उनके समाज को क्या करना, ऊंचा उठाने में क्या रहता है बेटा, सहायक होता है। तो ये था हमारा ये स्पीकर है किसके बेटा, जो एक फर्म है उसके समाज के प्रति जो दायित्व है ये इसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक दायित्व लेखांकन। आगे बेटा हम पढ़ते हैं जो हमारी जो लेखांकन है वो एक सूचना का स्रोत है। क्या है बेटा, सूचना का स्रोत। हम जब परिभाषा इसकी पढ़ने लगे थे बेटा, तभी से हम एक चीज का प्रयोग करते, वर्ड का प्रयोग करते आ रहे हैं कि लेखांकन का जो कार्य है या उद्देश्य है उन सभी के अंदर क्या था, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। तो लेखांकन विभिन्न पक्षकारों को क्या करता है बेटा, सूचनाएं प्रदान करता है। विभिन्न पक्षकारों को क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। सूचनाएं क्या करता है बेटा, विभिन्न पक्षकारों तक सूचनाओं को पहुंचाता है। तो वो विभिन्न पक्षकार कौन कौन से हैं जिनको लेखांकन है सूचनाएं प्रदान करता है, वो कौन कौन से हैं। लेखांकन एक सूचना का स्रोत है या लेखांकन के विभिन्न उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। बेटा लेखांकन का मुख्य कार्य ही क्या है बेटा, सूचना को प्रदान करना। हम शुरुआत से बोलते हैं तो लेखांकन क्या करता है, विभिन्न पक्षकारों तक सूचनाएं, विभिन्न व्यक्तियों को क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। लेखांकन को क्या कहा जाता है, प्राय व्यवसाय की भाषा क्या जाता है कि जो हमने लेखा जोखा कर रखा ना, वही हम क्या बोलते हैं, जो लेखा जोखा वो हमारे कि ये व्यवसाय की क्या है कि लैंग्वेज है, भाषा है। क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य संवहन के साधन के रूप में, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संवहन का कार्य, सूचना को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। उसी प्रकार लेखांकन भी इसके विभिन्न पक्षकारों तक सूचनाओं को पहुंचाता है। इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं, लेखांकन की एक भाषा कह सकते हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं के जो परिणाम हैं, परिणामों को जो इसके मैनेजमेंट प्रबंधक होते हैं वो इसके जो एंटिटी होते हैं, ठीक है, स्वामी
विनियोगकर्ता इन्वेस्टर्स, लेनदार क्रेडिटर्स, बैंकर्स बैंक, सरकार आदि को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है, ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लेखांकन सूचनाओं में रुचि रखने वाले पक्षकार कौन कौन हैं। लेखांकन सूचनाओं के पक्षकार, लेखांकन सूचनाओं के विभिन्न पक्षकार हमारे कौन कौन से हैं। यह लेखांकन सूचनाओं की किस किन पक्षों को लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पक्ष हैं जो लेखांकन सूचनाओं के अंदर क्या करते हैं बेटा, रुचि रखते हैं। तो इनको बेटा हम जो लेखांकन सूचनाओं के जो विभिन्न पक्षकार हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं इनके आंतरिक उपयोगकर्ता, क्या होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं इनके, और दूसरे होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। दूसरे क्या होते हैं बेटा, बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से होते हैं कि जो फर्म से आंतरिक, मतलब कि जो फर्म के अंदर रहते हैं, फर्म के अंदर कार्य करते हैं, वो उनको भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एक जो फर्म के बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उनको भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो हम पढ़ते हैं पहले आंतरिक उपयोगकर्ताओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ताओं के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता जो फर्म से सीधे जुड़े रहते हैं और जिन्हें क्या होती है, जो हमने जो लेखांकन किया उन सूचनाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है स्वामी। सबसे पहला इसके अंतर्गत क्या आता है, स्वामी, ओनर। स्वामी, ओनर। स्वामी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय का वास्तव में जिसने ओपनिंग की थी, क्या की थी, व्यवसाय की ओपनिंग की थी। व्यवसाय के स्वामी, उन्होंने व्यवसाय की ओपनिंग की थी, और जो व्यवसाय के अंदर क्या लगाते हैं बेटा, पूंजी लगाते हैं। सबसे पहले व्यवसाय के अंदर जिन व्यक्तियों ने पैसा लगाकर उस व्यवसाय को प्रारंभ किया था, वो उसके स्वामी होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं उनको लेखांकन की सूचनाओं की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, क्योंकि इन व्यक्तियों ने, जिन स्वामियों ने उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है बेटा, वो उस पैसे जो कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मांगते हैं। कुछ ना कुछ जो रिटर्न होंगे, वापस कुछ ना कुछ चाहिए कि इन्होंने इतना पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ उन्होंने जो पैसा लगाया है, कि वो चाहते हैं कि जो 5 या 10 करोड़ उन्होंने पैसे इस बिजनेस के अंदर लगाए हैं, वो बिजनेस उन पैसों को कुछ ना कुछ इंक्रीज करके उन्हें जरूर दे। तो इसलिए जो व्यवसाय के जो स्वामी हैं उन्हें लेखांकन की आवश्यकता होती है। लेखांकन के द्वारा ही उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पैसे के ऊपर उन्हें कितना पैसा प्राप्त, लाभ, कितना प्रॉफिट प्राप्त होने लग रहा है। तो ये है बेटा उसके स्वामी, और इसीलिए इनको क्या होता है, इसकी सूचना की आवश्यकता होती है। दूसरा है बेटा मैनेजमेंट, प्रबंधन। दूसरा है बेटा मैनेजमेंट, प्रबंध कौन होता है, प्रबंध होता है बेटा जो व्यवसाय के स्वामी, उन्होंने तो सिर्फ पैसा लगाया है, लेकिन जो उसके प्रबंधक होते हैं, जो उसको चलाने का कार्य वास्तव में बिजनेस को जो चलाते हैं, जो उसके उच्च अधिकारी होते हैं, जो उसके सारे के सारे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं बेटा, उन्हें भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, उन्हें लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता इसलिए होती है बेटा क्योंकि वह प्रबंधक ही है जो पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। जितनी प्लानिंग की, ये कार्य किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करने का कार्य, कंट्रोलिंग करने का कार्य, स्टाफिंग करने का कार्य, ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, मैनेजमेंट, प्रबंधक के द्वारा ही किए जाते हैं। तो वो उसे भी सूचनाएं चाहिए कि किस विभाग में किस प्रकार का कार्य चल रहा है, कैसा कार्य चल रहा है, उससे हमें जो प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसके कम होने का क्या कारण है, यदि लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है, उस लॉस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इन सभी की सूचनाएं भी किसको चाहिए बेटा, प्रबंधकों को चाहिए ही चाहिए। ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता। ये हमारे कौन थे बेटा, आंतरिक उपयोगकर्ता। अब बात आती है बेटा बाह्य उपयोगकर्ता। दूसरा हमारा क्या है, बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता कौन से होते हैं,
ऐसे व्यक्ति जिनका संगठन संस्था के प्रबंधन में तो इनका तो सीधा का सीधा बिजनेस से सीधा संबंध होता है। भाई इसने तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है और ये उस भाई बिजनेस को चलाने का कार्य करने लग रहे हैं, कंट्रोलिंग करने का कार्य, स्टाफिंग करने का कार्य है, प्लानिंग करने का कार्य, सारे के सारे कार्य इन्हीं के द्वारा करते हैं। तो ये होगी इसके आंतरिक उपयोगकर्ता, इन्हें तो सूचना चाहिए ही चाहिए। दूसरा होता है बाह्य उपयोगकर्ता, जो संस्था के प्रबंध में तो इनका हिस्सा, बाह्य उपयोगकर्ताओं का संस्था के प्रबंध में तो हिस्सा नहीं होता, परंतु जिनका संस्था के वर्तमान भविष्य में क्या होता है, हित होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। बाह्य उपयोगकर्ताओं के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा? सबसे पहला आता है बेटा संभावित विनियोगता, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं, उस कंपनी के शेयर वगैरह खरीदते हैं या उसको लोन वगैरह प्रदान करते हैं, इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी सूचना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बेटा इन्वेस्टर कोई भी व्यक्ति ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहेगा जो बिजनेस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देता हो, या उन्हें जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये चाहते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस बिजनेस के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं, क्या वो बिजनेस उस बिजनेस के अंदर के पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह की सूचना उन्हें चाहिए। तो ये होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। क्या होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स अल्पकालीन ऋणदाता। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं ऋणदाता, अल्पकालीन ऋणदाता। ये जो अल्पकालीन ऋणदाता है, जो फर्म को थोड़े से समय के लिए क्या करते हैं, पैसा थोड़ी अवधि के लिए, 2 महीने 4 महीने के लिए पैसा। बेटा कोई भी व्यक्ति है, आप अपने घर से उदाहरण लेके चलो बेटा, यदि आपके पास कोई पैसा मांगने के लिए जाता है कि भाई मेरे को 10 दिन 15 दिन के लिए पैसे की जरूरत आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके माइंड में एक ही बात आती है, आप देखोगे कौन पैसा मांगने के लिए कौन आया है, क्या वो पैसा मेरा इतना, मैं जिसको पैसा दूंगा वो उस पैसे को इतने दिन में लौटा देगा कि नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार जो पैसा देने वाले हैं, जो फर्म को पैसा देते हैं थोड़े समय के लिए, वो भी ये जानकारी जरूर प्रदान करना चाहेंगे कि मैं इस बिजनेस को अगर पैसा दे रहा हूँ, क्या ये बिजनेस मुझे पैसा वापस दे देगा कि नहीं दे देगा, क्या मुझे तब तक का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इस जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर होते हैं वो भी बेटा लेखांकन की सूचनाओं का क्या करते हैं, उन्हें भी इनकी आवश्यकता होती है। उन्हें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, ये पैसा दे देगा कि नहीं दे देगा, किसके माध्यम से प्राप्त होती है बेटा? लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो व्यवसाय को अधिक मात्रा में ऋण देते हैं और लंबे समय तक ऋण देते हैं, उन्हें भी लेखांकन की आवश्यकता, लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो क्रेडिटर हैं, उन्हें तो वो तो बहुत सारी पूंजी देने लग रहे हैं बिजनेस को और लंबे समय तक देने लग रहे हैं, तो वो ये सूचना जरूर प्रदान करना चाहेंगे, जरूर प्राप्त करना चाहेंगे कि वो जो पैसा उनको देंगे उस पैसे के ऊपर उन्हें उतने लंबे समय तक कंटिन्यूअस ब्याज, नियमित तौर पर ब्याज प्राप्त होता रहेगा कि नहीं होगा, और वो फर्म है इतने समय बाद उसके ऋणों को चुका देगी कि नहीं चुका देगी। इसलिए लॉन्ग टर्म क्रेडिटर होते हैं, उन्हें भी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। और जो लेखांकन सूचनाएं कौन है, जो सूचनाएं प्रदान कौन करता है, कार्य किसका, सूचनाओं प्रदान करने का कार्य लेखांकन का कार्य है। नेक्स्ट है बेटा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं,
जो उस फर्म के अंदर जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उन कर्मचारियों को भी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अब आप सोचोगे कि कर्मचारियों को क्यों हो सकता है भाई, उनका तो काम क्या है, बस अपना काम किया और खत्म, घर चले गए, वो उनके कार्य के लिए उन्हें सैलरी मिलती रहेगी। नहीं बेटा, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। क्यों? वो जरूर ये सोचना चाहेंगे, वो ये सूचना जरूर प्राप्त करना चाहेंगे कि हमने बिजनेस के अंदर इतना मन लगाकर, ध्यान लगाकर कार्य किया है, हमारा कार्य कितना अच्छा हुआ है, हमारे कार्य के द्वारा फर्म को कितना अधिक प्रॉफिट होने लग रहा है। क्योंकि जो उन्हें जो बोनस वगैरह प्राप्त होता है, वो बोनस कब प्राप्त होगा? यदि फर्म अच्छा प्रॉफिट कमाने लग रही होगी, परंतु उन्हें क्या होगा बेटा? अधिक से अधिक सैलरी मिलेगी। तो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए जो उसके कर्मचारी हैं वो भी लेखांकन सूचनाओं के अंदर क्या करते हैं बेटा? इंटरेस्ट जरूर रखते हैं, वो भी लेखांकन सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना कुछ बोनस वगैरह क्या कर सके, फर्म से उसकी डिमांड कर सके और फर्म उन्हें दे सके। नेक्स्ट है बेटा टैक्स अथॉरिटीज। नेक्स्ट आपका क्या है? टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज अधिकारी होते हैं। जब मतलब सरकार जो विभिन्न बिजनेस हैं, उन बिजनेस से जो पैसा प्राप्त करती है, जो टैक्स कर्मचारी, तो उसके लिए टैक्स जो उन्होंने कर अधिकारी जो उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं बेटा, वो भी उस फर्म के क्या करते हैं? नियमित जो लेन देन उन्होंने लिख रखे हैं, उनका अकाउंटिंग कर रखी है, उनको चेक करते हैं। उन लेन देनों के आधार पर ही, व्यावसायिक लेन देनों के आधार पर क्या करते हैं? उनके ऊपर टैक्स लगाने का कार्य करते हैं। क्योंकि बेटा टैक्स के द्वारा ही हमारी सरकार चलती है, और जो हमें जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सरकार हमें देती है, वो किसके, उसके पास पैसे, वो पैसे कहाँ से आते हैं? उस पैसे का अधिकतर भाग कहाँ से प्राप्त होता है? टैक्स के द्वारा ये प्राप्त होता है। इसलिए जो टैक्स अधिकारी होते हैं वो भी इन सूचनाओं को, इन लेखांकन की सूचनाएं भी प्राप्त करनी पड़ती हैं, ताकि वो उस बिजनेस के ऊपर टैक्स, उचित टैक्स लगा सके, न ज्यादा न कम, और जिससे कि सरकार का भी कार्य चलता रहे और बिजनेसमैन है उसका भी कार्य क्या हो, कंटिन्यूअस चलता रहे। आगे है बेटा गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। गवर्नमेंट और उसकी जो विभिन्न प्रकार की एजेंसीज हैं। गवर्नमेंट एजेंसी, जब कहोगे कि गवर्नमेंट, सरकार को, उसकी जो विभिन्न एजेंसियां उनकी, उनको इनकी आवश्यकता क्यों होती है बेटा? उनको भी लेन देनों की आवश्यकता बेटा बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो उसके लेन देनों के आधार पर क्या निर्णय लेते हैं? सरकार निर्णय लेती है कि भाई ये बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बिजनेस समाज के लिए यदि अच्छा है और ये उचित प्रॉफिट नहीं कमाने लग रहा है, तो सरकार उसको सब्सिडी देने का कार्य करती है। और यदि कोई बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाने लग रहा है और जो समाज के लिए लेकिन क्या है बेटा, वो नुकसानदेह है, तो उसके ऊपर टैक्स अधिक लगाए, ताकि उसकी कीमत अधिक हो जाए और व्यक्ति समाज में वो ज़्यादा अपना प्रभुत्व न जमा सके। तो सरकार और उसकी एजेंसी हैं, वो भी इनके जो वित्तीय विवरण होते हैं उनको समय समय पर उनकी सूचनाओं को प्राप्त करती रहती है, ताकि उनको जो किस बिजनेस को सब्सिडीज देनी है और किस बिजनेस के ऊपर टैक्स की रेट को इंक्रीज करना है, इन सब का क्या कर सकती है? निर्धारण कर सके। नेक्स्ट है बेटा सामाजिक उत्तरदायित्व समूह, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप हैं, वो भी लेखांकन की सूचनाओं को जरूर प्रदान करना चाहते हैं। वो भी, उनको अब बात आती है कि उनको इनकी आवश्यकता क्यों होती है बेटा? उनको भी इनकी आवश्यकता होती है बेटा। क्यों होती है? क्योंकि वही उनके लेखांकन के आधार पर क्या प्राप्त करते हैं? सूचना प्रदान करते हैं कि ये जो फर्म कार्य करने लग रही है, ये वस्तु जो उत्पाद तैयार करने लग रही है, वो उत्पाद जो इसके ग्राहक होते हैं, जो समाज होता है, जो उत्पादों का प्रयोग करने लग रहे हैं, उनके लिए उचित उत्पाद तैयार करने लग रहे हैं कि नहीं, कोई खराब माल तो तैयार करके नहीं देने लग रहे हैं, जिससे समाज के अंदर
आगे भयानक बीमारी वगैरह न फैल जाए। तो इस तरह के जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस तरह की सूचनाएं प्रदान करते रहते हैं विभिन्न बिजनेसों के बारे में, ताकि उनके ऊपर क्या कर सके, उचित समाज उनके ऊपर उचित कदम उठाकर उनके ऊपर क्या कर सके बेटा, नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट है बेटा जनता, पब्लिक। जनता है बेटा वो भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि जनता को जनता कहाँ रहती है, समाज में, और समाज के प्रति व्यवसाय का क्या उद्देश्य, क्या वो रहता है, उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे वो, और उस क्षेत्र में सुविधाओं, जो जन सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान करे। तो क्या जनता है वो भी देखती है कि ये जो फर्म है ये हमारे एरिया के अंदर आती है, तो यहाँ से इतने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, इसको कार्य करने से ये हमारे लिए ये सुविधाएं प्रदान करने लगे। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो जनता को भी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है बेटा प्रतिस्पर्धी, कंपीटिटर। जो कंपीटिटर्स कौन होते हैं, जो उस बिजनेस सेम वैसा ही बिजनेस करने वाली दूसरी संस्थाएं होती हैं, वो भी एक दूसरी फर्मों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना चाहती हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार वो सोचते हैं कि हम दोनों का सेम बिजनेस है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी है, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो किस वजह से कमाती है। तो इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी जो कंपीटिटर्स हैं वो ने भी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या होती है तो उसको आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपकी समस्या का सलूशन आप अगली वीडियो में जरूर किया जाएगा। एक बात और बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो पढ़ाई का जो समय है उसको बर्बाद न कीजिए। आप अपने घरों के अंदर हैं, ज़्यादा बाहर इधर उधर जा नहीं सकते हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और कोरोना कोविड-19 जो ये बीमारी, इस बीमारी की वजह से यदि आप अपने घर पर रहकर इस वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखिए बेटा, ताकि आपको इस समय का क्या कर सके, सदुपयोग कर सके, और आगे आने वाले समय में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। थैंक्स, धन्यवाद।